अब इसी वक्त मैं आपको आपके ही अभी से 1 साल पहले वाले वर्जन से जलन रखवाने का दम रखता हूँ। वो कैसे? इन तस्वीरों में आप देखो भाई, ये आज से ठीक ऑलमोस्ट 1 साल पहले की है, जब हम 2024 साल के पहले क्वार्टर में थे। और अगर आप कंपेयर करोगे आज जो डब्ल्यूडब्ल्यू में चल रहा है उसको, उस समय जो डब्ल्यूडब्ल्यू में चल रहा था, भाई डिफरेंस सही में ज़मीन और आसमान का है। और ये होता है एक स्टोरी में, जब डब्ल्यूडब्ल्यू सही से इन्वेस्ट करके काम करती है तो कितना सारा जो डिफरेंस वो फील हो जाता है। अभी भले ही ऐसा लग सकता है देखने में कि यार ये सब कुछ जो बढ़िया हुआ था वो रॉक की वजह से ही हुआ था, जो कि ट्रू भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी ध्यान रखना है कि रॉक के सिर्फ आने भर से कुछ नहीं हो जाता। रॉक की वो स्टोरी लाइन में क्या सही में ज़रूरत है, क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, जो कि 100% उस टाइम पे भी थी, जो कि 100% इस टाइम पे भी है। लेकिन डिफरेंस इतना है कि इस समय जो रॉक चिचा हैं हमारे, वो अवेलेबल नहीं है हमारी डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रोग्रामिंग पर हमको एंटरटेन करने के लिए। तो वो अच्छा टाइम थे भाई सही में। अब कहते हैं ना कि यार जो पहले के टाइम होते हैं या जो अभी चल रहा होता है उसका अप्रिशिएट तब करते हैं जब काफ़ी साल गुजर जाते हैं। भाई यहाँ पे तो काफ़ी साल गुजरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इस साल की रेसलमेनिया का ऐसा बिल्ड और 1 साल पहले ही हम चलेगा कि उस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू में क्या चल रहा था। वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 625 में। 2 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले तो हो सकता है आपको मेरे बहुत एक्सट्रीम ओपिनियन या फिर जो चीज़ें फॉर्म होती हुई दिखे आपको मेरी तरफ से, तो भाई थोड़ा सा आप ना ये समझ लेना कि बंदा थोड़ा भावनाओं में बह के बातें कर रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं बहुत सारी अटपटी उलझुल बातें कर सकता हूँ इस पूरे रेसलमेनिया आने तक, कंसिडरिंग जैसे भी रेसलमेनिया चल रही है। और दूसरी चीज़ ये कि कल कुछ नई चीज़ आपको इस चैनल पर दिखेगी, वीडियो में ही दिखेगी, ऑब्वियसली नॉर्मल वीडियो में ही दिखेगी, कुछ अलग से वीडियो नहीं बना रहा मैं उसके लिए, कुछ नया शुरू करने की हमने कोशिश करी है। बस इतना ही बताऊंगा, बाकी कल वाली वीडियो के लिए वेट करना आप। 1-2 महीने से वैसे हम उसके पीछे काम कर रहे थे, तो होपफुली आपको वो चीज़ पसंद आएगी। सबसे पहले बात करते हैं आज की एनएक्सटी से। और सुन लो, अब वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यू में कुछ ऐसा बहुत हंगामा चल नहीं रहा, एनएक्सटी में भाई सही में मैं कह रहा हूँ, अगर आपको इस होता है ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो चलो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अभी बढ़िया नहीं चल रहा तो एनएक्सटी पे नज़रें डाल लोगे तो मज़ा आ जाएगा आपको देखने में। क्योंकि टीएनए के एक्स डिवीजन चैंपियन ही आई थिंक मूस, तो वो आ गए आज एनएक्सटी में और उन्होंने कन्फ्रंट किया ओबा फेमी को। टीएनए में मूस को देखा जाता भाई क्या बुलडोजर सा आदमी है ये, और वैसे ही एनएक्सटी में ओबा फेमी को देखा जाता है। तो ये दोनों आमने सामने आ गए हैं और अब शायद टीएनए में ओबा फेमी भी जाने वाले हैं। ओबा फेमी को तो आप मैं बताइए अपनी वीडियो से बहुत ज़्यादा जो तारीफ है वो करता ही हूँ। तो मूस और ये ओबा फेमी ये सही में एक धांसू, मतलब अगर आपको ऐसा चाहिए ना हट्टे कट्टे भाई भारी भरकम लौंडे लाओ, हमें तो उनकी रेसलिंग दिखाओ, हमें तो उनकी स्टोरी लाइन दिखाओ, तो ये मूस और ओबा फेमी की स्टोरी आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसके साथ साथ भाई ये भी पता चल गया कि हार्डी बॉयज अगले हफ्ते एनएक्सटी में आने वाले हैं, जो कि अभी टीएनए के सुपरस्टार्स हैं। तो वो चैंपियन तो है ही वहाँ के, तो वो टैग टीम रेसलिंग मैच भी करने वाले हैं। लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं बात सुन के, और आई थिंक बनती भी है एक्साइटमेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है फ्लेवर अभी की। वो सुपरस्टार अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यू में आएंगे। साथ ही साथ रिकी स्टार्क्स का नाम जो है बदल दिया गया है, रिकी सेंट्स करके कर दिया है इसको। बहुत हद तक इन्होंने सिमिलर रखने की कोशिश करी है रिकी स्टार्क्स वाले नेम से, क्योंकि फिर आपको पता ही है क्या आउटरेज आता है जब नामों में बदलाव होते हैं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू को अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए वो चेंजेस करने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ आज एनएक्सटी के बिल्कुल क्लोजिंग शॉट के अंदर हमने देखा कि मार पिटाई हो गई है। एवर एन जनरल मैनेजर जो है वहाँ की वो आती हैं और नो वन इज सेफ ऐसा करके कोई लिख के चला गया है। तो ये अनोनिमस अटैक भी हुआ है। तो एनएक्सटी में भाई शॉन माइकल्स तो बड़े ही काम कर रहे हैं। वो बात है ना कि जो मैं आपको बहुत बार बोलता भी हूँ कि बहुत हाई स्टेटस या लेवल के स्टार पावर वाले सुपरस्टार नहीं फील होंगे अभी आपको, लेकिन उनकी स्टोरी में तो दम लगता है भाई। तो डेफिनेटली आप अगर अभी मेन रोस्टर की स्टोरी लाइन में चीज़ें लैक करती हुई देख रहे हो तो एनएक्सटी आपके लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइकल कोल के बारे में। तो भाई इंपल्सिव वाले पॉडकास्ट में माइकल कोल आए और भाई मेरे को इतना, मतलब उन लोगों के मुंह पे ना थप्पड़ है, तमाचा है, आप ऐसे मान सकते हो, जो माइकल कोल ने बात बोली है। वो कहते हैं हम प्रोफेशनल रेसलिंग की कंपनी है ही नहीं, ऐसा उन्होंने बहुत एम्फेसिस दे के बोला। कहते हैं कि हमने काफ़ी टाइम से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना ही उस तरीके से बंद कर दिया है। इवन नेटफ्लिक्स भी हमको इसीलिए लेके आया था क्योंकि हमारा जो पहला फोकस है वो स्टोरी लाइन के ऊपर होता है। वी आर नॉट प्रोफेशनल रेसलिंग एनीमोर, ऐसा करके माइकल कोल के ये शब्द हैं, माइकल कोल बोल रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, जो लोग सिर्फ ये देख के खुश हो जाते हैं अरे भाई क्या रेसलिंग हो गई, भाई एक रैंडम बंदे को उठा के लेके आए, दूसरे रैंडम बंदे को उठा के लेके आए, कोई स्टोरी नहीं है,
नहीं है, 5 स्टार तुमने मैच डिलीवर कर दिया तो ठीक है, वो कभी कभी पसंद आ सकता है, लेकिन हमेशा तुम प्रोफेशनल रेसलिंग करके चल नहीं सकते। और ये बड़ी गलती ऑल एलीट रेसलिंग कर रही है। लेकिन मैं उसको गलती भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर वो बहुत बड़े मार्केट साइज को कैप्चर भी नहीं करना चाह रहे। तो बड़े मार्केट साइज को कैप्चर करना भाई, तो स्टोरी लाइन में तुमको ड्रामे दिखाने पड़ेंगे। अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जो कि WWE देखता नहीं है, लेकिन WWE की किसी स्टोरी की तो बात कर लेता है, जैसे ब्राउन स्ट्रोमैन का याद है बॉबी लैशली के साथ उसने पंजा लड़ाया था, या वो रस्सी खींच कर दी थी उन्होंने, तो वो इसीलिए क्योंकि वो कोई रेसलिंग नहीं हो रही वहाँ पे। तो WWE हर तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करना चाहती है। और माइकल कोल ने ये बताया कि अभी उनके 8 साल WWE के कॉन्ट्रैक्ट में और हैं। और विंस की भी तारीफ कर दी उन्होंने, जो कि पसंद नहीं आया लोगों को। कहते हैं कि विंस ने पर्सनल लाइफ में अपना जो भी कुछ किया, अगर आज मैं यहाँ पे हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, तुम WWE देख रहे हो, ये जो सब कुछ बना बनाया है वो विंस मैकमैन नहीं होता तो तुमको वैसे भी कभी देखने को मिलता नहीं। तो माइकल कोल ने बोला। और सबसे बड़ी तो बात आप यहाँ से यही उठा सकते हो कि माइकल कोल की भी बिल्कुल डंडा देखे हुआ था विंस मैकमैन ने। बहुत बुरी तरीके से कमेंट्री में क्या बोलना है क्या करना है वो सब जो है विंस मैकमैन ही करते थे। लेकिन उस प्रेशर को लेने के बाद भी आज भी अच्छी बातें ही बोल रहे हैं माइकल कोल विंस मैकमैन के बारे में। पर्सनली कुछ नहीं बोला, पर्सनली उन्होंने बोला भाई वो तो अलग ही सिस्टम है, क्योंकि वो ऑब्वियसली उस पर कोई वैसे भी ना कमेंट करेगा और ना कुछ बहुत अच्छा है कमेंट करने के लिए। तो ये कुछ अभी इम्पल्सिव पॉडकास्ट में आए थे तो माइकल कोल की बातें हमको पता चल गई। इसके साथ साथ भाई एक नई चैंपियनशिप भी, एक नहीं दो नई चैंपियनशिप ट्रिपल एच ने निकाल दी है। ये फोटो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट किया। WWE ID जो कि आपको पता है अलग अलग ये रेसलिंग एकेडमी स्कूल्स में जाते हैं, फिर वहाँ से जो टैलेंट्स को रिक्रूट करते हैं। तो ये नई चैंपियनशिप बेल्ट लेके आ गए हैं। कुछ बहुत खास नहीं है, बेसिक सही है इसमें। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत ज़्यादा ही चैंपियनशिप्स हो रही हैं, बट अगेन फिर तुमको हर एक ब्रांड के ऊपर या फिर हर एक जो भी तुम्हारा कॉम्पिटिशन कहीं पे भी चल रहा है वहाँ पे टाइटल हो जाता है, तो फिर वो ईजी हो जाता है समझने के लिए कि सबसे बड़ा बंदा कौन है। तो उस हिसाब से फिर ठीक भी है। और अनाउंसमेंट भी कोई बहुत ऐसे बड़े तरीके से नहीं करी उन्होंने, देख लो एक फोटो डाल के ही कर दिया, तो उतना भी हाई लेवल पे नहीं है मामला। बट वैसे भी अभी तो वहाँ से टैलेंट्स ही बनते हैं ना, कौन सा वो WWE सुपरस्टार ही बन गए। जॉन सीना वर्सेस गुंथर, ये एक ऐसा मैच है जिसको बहुत सारे लोग जॉन सीना के फेयरवेल टूर के अंदर देखना चाहते हैं। पर्सनली अपनी बात करूं तो आई थिंक हाँ, मैं भी शायद इसको देखना चाहूँगा, लेकिन तब जब मेरी बाकी जॉन सीना के मैचेस की इच्छाएं पूरी हो जाएं। मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे तो लिस्ट में बिल्कुल सबसे टॉप पे बैठा है, लेकिन गुंथर क्या कॉमेंट करते हैं इस बारे में। कहते हैं फेयरवेल टूर में अगर मेरे भी हाथ हो जाएं जॉन सीना के साथ तो मज़ा आ जाएगा। और ये भी कहते हैं कि कितना बढ़िया होगा ना अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जॉन सीना मेरे साथ लड़ रहा है, तो उन सपनों को तोड़ने में क्या मज़ा आएगा जब मैं जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनने दूंगा। बहुत इंजॉयबल टाइम होगा मेरे लिए अगर ऐसा कुछ मुझे करने का मौका मिलता है। ये गुंथर ने बोला है जॉन सीना के बारे में। तो ये तो आपको पता ही है, सैवेज जो कमेंट हैं वो रहते ही हैं। वैसे अगर सही में सुपर सीना स्टाइल बुकिंग हो और गुंथर जैसा बंदा सामने हो, सही में बहुत मस्त स्टोरी लाइन के साथ मैच डिलीवर कर सकते हैं। बट क्या ही भाई ना, जॉन सीना आ रहे हैं, ओवर एक्टिंग उनसे इतनी सारी हो रही है, बिल्कुल कच्ची करके फेंक देगा भाई गुंथर अभी जिस तरीके के वो बातें बोलता है। तो पता नहीं, पहले कैरेक्टर पे काम करो फिर मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट ले सकता हूँ फिर चीज़ों में। देखो यार, मानो या ना मानो, एक बहुत गंदी आदत तो हम WWE फैंस की है कि हमारी उम्मीदें बहुत लग जाती है। एक छोटा सा हिंट हमको बस मिल जाना चाहिए कि अरे ऐसा भी तो हो सकता है। तो सेथ रॉलिंस अपने पॉडकास्ट में इंटरव्यू में शायद खुद ही इशारा कर रहे हैं कि रोमन रेंस मेरी बैंड बजाने आ रहा है। तो क्या बोला सेथ रॉलिंस ने, कहते हैं कि अभी तुमने मेंशन किया रोमन रेंस को मैंने स्टॉम्प किया था, पता नहीं वो बंदा कब आने वाला है, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। ऐसी लाइन सेथ रॉलिंस ने बोली है। कहते हैं कि उनके रेसलमेनिया स्टेटस के बारे में भी नहीं पता, तो देखते हैं भाई यहाँ से उसकी रेसलमेनिया आगे कैसे जाती है। तो ये सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के बारे में कमेंट किया है। अब वो जिस तरीके से ना इस बात के ऊपर बिल्कुल ऐसे एम्फेसिस डाल रहे हैं कि पता नहीं रोमन रेंस की रेसलमेनिया क्या होने वाली है, पता नहीं रोमन रेंस का कमबैक कब होगा, ये इशारे किस तरफ हो रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। और अभी थोड़ा सा वेट करो, इसके बारे में और बात करेंगे। बट नेक्स्ट, ड्रू मैकिंटायर का एक ट्वीट भाई, इस मुश्किल समय में अगर कोई एक बंदा हमारी नैया पार लगा सकता है या फिर हमको थोड़ा सा एंटरटेन कर सकता है भाई, वो ड्रू मैकिंटायर। ये WWE UK अकाउंट ने ट्वीट किया, क्योंकि अब एलिमिनेशन चेंबर का भी जो फील्ड है वो सेट हो चुका है, पूरा सारे पार्टिसिपेंट हमको पता चल चुके हैं। तो इस फोटो को सिर्फ कोट किया है ड्रू मैकिंटायर ने। और ये फोटो आपको पता है बहुत पॉपुलर मीम है, जहाँ पे ये सारे सिपाहियों के बीच में एक क्लाउन को खड़ा कर दिया कि इतने सारों में फिर एक कोई बकवास सा बेकार सा आदमी। और भाई इस पे ऑलमोस्ट 80,000 लाइक्स हो चुके हैं ट्विटर में। अब यहाँ से लोग ये बात कर रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर ने, आप बताना, आप भी बताना आपको क्या लगता है किसके लिए होगा है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि शायद ये डेवन प्रीस्ट के लिए, क्योंकि उनसे उनके पंगे चल रहे हैं। कुछ लोग लोगन पॉल के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि लोग तो उसे वैसे ही क्लाउन मानते हैं। सेथ रॉलिंस वॉकिंग क्लाउन इमोजी है। जॉन सीना वो अपने आप को ऐसी उसने एंट्री मरवा ली, क्योंकि उसको तो क्वालिफाइंग मैच भी नहीं करना पड़ा।
और सीएम पंक तो हैं ही बहुत बड़े वाले राइवल ड्रू मैकिंटायर के लिए, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो हर एक बंदे के लिए फिट हो रहा है। और बड़ी देख रहे हो ड्रू मैकिंटायर का कितना कितना स्मार्ट दिमाग लगता है भाई। मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, मुझे भी पता है भाई क्या बेस्ट हो सकता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तुम इस कन्वर्सेशन में डाल सकते हो कि बातें होनी चाहिए। तो उन्होंने किसी एक बंदे को स्पेसिफिक ना मेंशन करते हुए सिर्फ उस फोटो को डाल दिया और लोग बस यहाँ पे यही कर रहे हैं कि ये किसके लिए होगा। तो ये तो गेम भाई ड्रू मैकिंटायर का सोशल मीडिया का तगड़ा वाला है ही, मतलब अब से नहीं, ये तो जब रेसलमेनिया के टाइम पे बंदे ने अपनी वाइफ से फ़ोन लेके ट्वीट मार दिया तो अल्टीमेट ही है फिर चीज़। थोड़ा सा और दुख अगर मनाने का आपका मूड है तो भाई फिन बैलर के स्टेटस के बारे में आप देख सकते हो, किसी ने ये ट्वीट किया भाई, यहाँ पे देखो एक तो उनका टैटू जो है वहाँ पे 7 लिखा हुआ है जो भी उन्होंने लिखा है, और उसके साथ साथ जो एक्चुअल में लॉसेस हैं फिन बैलर के, वो लास्ट 8 टेलीवाइज्ड मैचेस में 7 लॉस हैं। तो देखो लोगों ने उस पर कैसे अपनी क्रिएटिविटी लगा के वो 7 के आगे 1 लिख दिया है। पता नहीं क्या फिन बैलर को अब WWE सीरियसली लेती भी है नहीं। एक मैंने कहीं तो कॉमेंट देखा, कहीं रिप्लाई देखा, एक बंदा कह रहा था कि मॉडर्न डे का फिन बैलर नहीं, मॉडर्न डे का डॉल्फ जिगलर बन चुका है फिन बैलर। जिस तरीके से WWE डॉल्फ जिगलर को देखती थी वैसे ही वो फिन बैलर को देख रहे हैं। और अगर ऐसा है तो फिर भाई सही में शायद WWE यही सोचते हैं, क्योंकि जब आप मैचेस की बात करो तो फिन बैलर को कभी अपॉर्चुनिटी तो मिलती है नहीं। इवन सेथ रॉलिंस के साथ भी जो उनका रिकॉर्ड है वो बहुत ही बकवास हो चुका है, वो बंदा बस हारने में ही लगा हुआ है, वो जीतता नहीं है कभी सेथ रॉलिंस के सामने। बट खैर इस मैच की तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पे तो सेथ रॉलिंस का ही आगे जाना बनता था। बट अब रेसलमेनिया में फिन बैलर क्या करेंगे? आपके दिमाग में है वैसे कोई आइडिया कि क्या यहाँ से स्टोरी बन सकती है कि रेसलमेनिया में सबसे बेस्ट चीज़ हो फिन बैलर के साथ, अगर ट्रिपल एच थोड़े बहुत सीरियस हैं फिन बैलर को लेके? तो भाई 2015-16 से ऐसा पहली बार अब होने जा रहा है कि WWE का जो 2K गेम है उसमें शेन मैकमैन नहीं होने वाला है। 2K16 से उन्होंने गेम में लगातार उनको फीचर करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब 2025 वाला जो एडिशन आया है ये यहाँ पे शेन मैकमैन नहीं है, जो कि आपको ना ये भी हिंट कर देगा कि अब शायद कोई टाइज है नहीं WWE और शेन मैकमैन के। बाकी एक टाइम पे तो रूमर उनका बहुत गर्माया था कि शायद वो टोनी खान के साथ जा रहे हैं, वहाँ पे एक नई कंपनी, वो मतलब नई कंपनी नहीं, उसी पुरानी कंपनी के अंदर ही कुछ ऐसा बनाएंगे कि उसको एक नई कंपनी वाली कुछ वो फील देंगे, पता नहीं कौन सी वॉर शुरू हो जाएगी उनकी। ऐसा तो हमने कुछ देखा नहीं भाई। तो अभी तो WWE और शेन मैकमैन का फिर ऐसा कोई नाता लग नहीं रहा, स्पेशली अब जब वो गेम में भी फीचर नहीं हो रहे। चलो जी एलिमिनेशन चेंबर की बात कर लेते हैं अब, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि एलिमिनेशन चेंबर को लेके एक जो सबसे बड़ा सरप्राइज रिटर्न लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, रूमर्स में है, वो है कि रोमन रेंस एंटर करेंगे एलिमिनेशन चेंबर मैच में। वो कॉस्ट कर देंगे और एलिमिनेशन चेंबर से हमको पता चल जाएगा कि सेथ रॉलिंस का रेसलमेनिया में मैच क्या होगा, रोमन रेंस का क्या होगा, सीएम पंक की डायरेक्शन क्या होगी, क्या उनका ट्रिपल थ्रेट है, क्या सिंगल्स मैच है, वो सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में WWE इसको प्लान कैसे कर सकते हैं? तो हमने देखा है कि जैसे रॉयल रंबल के अंदर भी कभी कभी लोग जो है स्पॉट्स मार लेते हैं, तो शायद रोमन रेंस मैच से पहले ही अटैक लॉन्च कर सकते हैं इस हिसाब से कि उनकी रेसलमेनिया में स्टोरी किसके साथ जा रही है। तो वो अटैक हो सकता है मैच से पहले ही कर दें और वो रूल आउट ही कर दें उस बंदे को एलिमिनेशन चेंबर के मैच से। हालांकि मुझे इस चीज़ के होने का उतना सेंस इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि अगर रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच में घुस गए तो फिर WWE को उनको हरवाना भी पड़ेगा और शायद WWE उनको प्रोटेक्ट करके ही चल रही है, इसी वजह से वो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर नहीं आ रहे। और इस बात में मुझे तो कोई इतना लॉजिक लग नहीं रहा क्योंकि रोमन रेंस वैसे भी पहले पिन हो चुके हैं। लेकिन एंड में सिनेरियो कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई लास्ट में सिर्फ जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक ये बचे हुए हैं और उसी टाइम पे रोमन रेंस कहीं से तो चेंबर फाड़ के निकल के आएंगे और लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल वो उस बंदे को कॉस्ट करवा देंगे जो कि शायद सेथ रॉलिंस से, जब वो ऑलमोस्ट जीतने ही वाला होगा, और फिर उस तरीके से जॉन सीना आगे एडवांस कर जाएंगे, यानी कि वो चेंबर मैच जीत जाएंगे। मे बी बिल्कुल एंड के सीक्वेंस में आपको ऐसा दिख सकता है कि रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और साथ में जॉन सीना ये सब रिंग में खड़े हुए हैं और वो एक कोल्ड मूवमेंट तैयार हो सकता है आपके लिए, जैसा सिमिलर हमने रॉयल रंबल के अंदर भी देखा था। देखो हाइप तो वैसे नहीं फील हो रही क्योंकि शायद हमको बहुत सारी चीजें ऑब्वियस होती हुई भी दिख रही हैं, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि जब भी ये बंदे होंगे सारे रिंग के अंदर तो वो एक माहौल तो क्रिएट होगा। और आई थिंक अगर एलिमिनेशन चेंबर में भी ये रोमन रेंस नहीं आ रहे तो भाई फिर मेरे को पता नहीं मैं क्या करूं, क्या बोलूं। मतलब फिर तो मैं कह रहा हूं ना कि भावनाओं में बह के कुछ इधर उधर बातें हो सकती है, वो किसी को भी लेके हो सकती हैं। फिर ये रोमन रेंस वाली सिचुएशन ही मुझे लग रहा है लपेटे में आ जाएगी क्योंकि ये तो भाई टू मच हो जाएगा। फिर छुट्टियां ठीक है तुम्हारी, लेकिन इतनी भी मुझे नहीं पता भाई, अब मैं क्या ही बात करूं इसके बारे में। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे मस्त और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। देखो हम तो अपनी पूरी जान लगाते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।